हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके इस यूट्यूब चैनल क्यू फिजिक्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन। मतलब कि मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस का जो भी इंटीग्रल फॉर्म होता है, डिफरेंशियल फॉर्म होता है, वो कैसे क्या होता है। और ये भी देखेंगे कि हम इंटीग्रल फॉर्म से, मतलब मैक्सवेल फील्ड के चारों जो इक्वेशंस हैं उनका जो इंटीग्रल फॉर्म है, उस इंटीग्रल फॉर्म से जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल फॉर्म आएगा वो कैसे आता है और उसको कैसे हम डिराइव करेंगे। ये भी हम देखेंगे कि इंटीग्रल फॉर्म से हम डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, जो सबसे पहला इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैक्सवेल का जो फर्स्ट लॉ है वो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और जो सेकंड लॉ है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है। जो थर्ड लॉ है वो फैराडेज लॉ है, एंड फोर्थ लॉ है जो उन्होंने पियर्स के लॉ को मॉडिफाई करके जो अपना इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन को मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कहते हैं, जिसको मैक्सवेल सर ने मॉडिफाई किया था। अगर आप इस सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं या इस इक्वेशन के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे पहले इसकी पिछली वीडियो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस और पे बनी हुई है, आप उसको देख लीजिए और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो हमारा जो सरफेस, देखिए यहाँ पे लिखा है ये इंटीग्रल है यस, ये इंटीग्रल है वी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंटीग्रल का मतलब सरफेस इंटीग्रल है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। कहीं कहीं ये डबल इंटीग्रल में भी लिखा रहता है, ऐसे डबल इंटीग्रल में लिखा रहेगा या ट्रिपल इंटीग्रल में लिखा रहेगा ऐसे। इसका मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, इसका मतलब अगर डबल इंटीग्रल है इसका मतलब सरफेस इंटीग्रल होता है। अगर कहीं ऐसे इंटीग्रल लिखा रहता है ऐसे, तो इसको हम क्लोज्ड इंटीग्रल करते हैं, या क्लोज सरफेस का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको क्लोज इंटीग्रल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 रो डी वी, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। ये इसके करिस्पॉन्डिंग जो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म होता है इस पहले इक्वेशन का होता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ρ/ε0, वेयर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आपको मालूम है रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक और फॉर्म आता है, ये डी के फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर डी डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी, जहाँ जो डी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी होती है, या डी की वैल्यू हमारी आती है वेक्टर डी इक्वल टू ε0 वेक्टर ई। अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ ε0 का यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको ε0 और वेक्टर ई की जगह पे आप डी पुट करिए तो आ जाएगा। दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन में कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, वेक्टर ई और ε0 की जगह पे हमने डी को लिख दिया तो हमारा इक्वेशन ये आ गया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन सेम है। तो हम बात करते हैं सेकेंड लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। जो सेकेंड लॉ होता है वो हमारा होता है इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एस इक्वल टू 0, एंड जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है वो होता है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 होता है देयर इज़ नो मोनोपोलिटी। हमने पहले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में, इसका जो फिजिकल मीनिंग है ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 है इसका मतलब यहाँ कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एस इक्वल टू 0 वेयर एच इज गिवन बाई दिस मच। अगर हम एच की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो हमारे पास आएगा क्या, ये देखिए b/μ0 डी एस इक्वल टू 0, ये सरफेस इंटीग्रल है। ये μ0 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए 1/μ0, ये आ जाएगा आपका b डॉट डी एस इक्वल टू 0। ये आपका वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे μ0 आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो अब μ0 जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये सरफेस इंटीग्रल b डी एस इक्वल टू 0। ये आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। अब देखिए थर्ड लॉ, फैराडेज लॉ का जो भी इक्वेशंस आता है इंटीग्रल फॉर्म में वो होता है, देखिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल का साइन बना हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे जैसे भी कहीं अगर ऐसा इंटीग्रल आएगा इसका मतलब क्लोज्ड पाथ या क्लोज सरफेस का वो उसने इंटीग्रल किया हुआ है, वो क्लोज इंटीग्रल हम उसको बोलते हैं, क्लोज सरफेस का इंटीग्रल। ई डॉट डी एल, वेक्टर ई डॉट डी एल इक्वल टू -del/del t सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एस,
ये उसका फैराडेज लॉ का जो है इंटीग्रल फॉर्म है। और जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो है कर्ल ऑफ वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी। यहाँ पे देखिए इसका फिजिकल मीनिंग चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैंने पिछले वीडियो में और एक्सप्लेन किया इस चीज़ को बढ़िया से। आपको अगर इन दोनों की फिजिकल मीनिंग या ये कैसे होता है को जानना है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीनों इक्वेशंस का। बचा है चौथा इक्वेशन, उसको भी देते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये देखिए यहाँ पे भी क्लोज्ड सरफेस आया, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल करंट इंटेंसिटी जे डेल वेक्टर डी अपॉन डी टी डी एस। यहाँ देखिए हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये ऐसी होती है। आप इस वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा फॉर्म भी आ जाएगा। ये हमारा होता है इंटीग्रल फॉर्म का वैल्यू। और ये देखिए यहाँ पे आया कर्ल ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी। ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशंस का। ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म है मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशंस का। ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है। जो ओल्ड एम्पियर्स लॉ था उसको मैक्सवेल ने कैसे मॉडिफाई किया और ये कैसे इक्वेशंस आया। अगर इसके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है कि आखिर एम्पियर्स लॉ में क्या कमियां थी जिस वजह से मैक्सवेल सर को इसको मॉडिफाई करना पड़ा और कैसे उन्होंने किया, कैसे पता चला कि वो एम्पियर्स लॉ कंसिस्ट नहीं था, उसकी इनकन्सिस्टेंसी थी, उसके लिए अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लें, वहाँ से आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो चलिए, तो ये तो हो गई हमारे इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म के एक्सप्रेशन के बारे में। और चारों इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन होता है इंटीग्रल फॉर्म में और डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है ये आपने देखा यहाँ से। ये गॉस लॉ का फर्स्ट लॉ था, सॉरी मैक्सवेल का फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ, आपने थर्ड लॉ को भी देखा। और एम्पियर्स लॉ के फोर्थ, ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ आपने फोर्थ इक्वेशन को भी देखा मैक्सवेल सर के। अब हम बात करेंगे कि इंटीग्रल फॉर्म से इस फॉर्म से आप इस फॉर्म को कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो देखिए यहाँ सबसे पहला है डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल लॉ यूजिंग इंटीग्रल फॉर्म। जी बिल्कुल, पहले तो हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेते हैं पहले इक्वेशंस को, और उससे हम उसके डिफरेंशियल फॉर्म को देखते हैं कि कैसे निकलता है और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है इंटीग्रल फॉर्म, ये होता है हमारा। यहाँ से आपने ये जो इंटीग्रल फॉर्म है इस चीज़ की वैल्यू को हमने वहाँ लिख दिया। ये देखिए वेक्टर डी डॉट डी एस, ये सरफेस इंटीग्रल है, और ये जो है वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। अब इस डी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी की जगह पे आप अपनी वैल्यू लिख सकते हैं। ये ई और एप्सिलॉन के नॉट के फॉर्म में ये वैल्यू डाल सकते हैं, अथवा आप ऐसे ही इसको आप आगे कैरी कर सकते। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो दी है इसको पुट किया यहाँ पे, तो यहाँ आएगा, आप जब इसकी वैल्यू लिखेंगे वेक्टर ई एप्सिलॉन नॉट डी एस, हमने एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दिया, 1 एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया। देखिए सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट रो डी वी। ये हमारे क्वेश्चन आया। ये भी क्वेश्चन से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इस भी क्वेश्चन से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन 2 आया, हमने इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब हम आगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे चेंज किया जाता है, वो उसका एक मेथड होता है, उसको प्रोवाइड करता है कि आपके पास कोई सरफेस इंटीग्रल है, आप उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिए, या एरिया इंटीग्रल है उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना है। सरफेस इंटीग्रल का मतलब ये डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल है इसका मतलब वो वॉल्यूम इंटीग्रल है। या आप एक्सप्रेशन यहाँ ऐसे लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इंटीग्रल वी लिखा है, इसको आप ट्रिपल इंटीग्रल भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे मेरा सरफेस इंटीग्रल है ई डी एस का, यहाँ पे भी मेरा सरफेस इंटीग्रल है ई डी एस का, उसकी आइडेंटिटी वॉल्यूम इंटीग्रल में ये होती है। तो हम अगर इस आइडेंटिटी को इसके बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे इस फ्रॉम 2 and 3 इक्वेशन से, तो जो हमारा जो न्यू एक्सप्रेशन आएगा ये देखिए 1 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी वी। अब इस चीज़ को इधर हम लेके आएंगे, यहाँ पे देखिए
डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस रो अपन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एक साथ हो गया, और डी बी इक्वल टू 0, चूँकि ये अब वहाँ से ये देखिए हमारी ये आइडेंटिटी आ गई, ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो अपन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का, जो कि गॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नियम भी है। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंशियल फॉर्म का इक्वेशन है वो ई आया, और हमने जो भी निकाला, जो इक्वेशन फाइंड आउट किया वो भी है, दोनों इक्वेशन सेम है। आप यहाँ पे ई की जगह, ये इस ई की जगह आप इस इक्वेशन को पुट कर सकते हैं, और आपका तो डी के फॉर्म में इक्वेशंस आ जाएगा, ये डी के फॉर्म में इक्वेशंस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी बराबर रो। ये इक्वेशंस अगर आपको चाहिए तो आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो, अगर ये इक्वेशन चाहिए तो आप इस ई की जगह पे वही यहाँ से लिख दीजिए, वेक्टर ई बराबर वेक्टर डी अपन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रखेंगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, जो भी मैक्सवेल का सेकंड लॉ है उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो इंटीग्रल फॉर्म से कैसे आएगा। तो कुछ नहीं करना, उसमें सिमिलरली हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं, थोड़ा छोटा सा ही है। ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है बराबर 0, ये देख लीजिए, ये इंटीग्रल मैग्नेटोस्टैटिक्स लॉ है, और हमने यहाँ से देखा, हमने आपको बताया कि आप ये एच की जगह बी अपान म्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से आप इस इक्वेशंस को भी कर सकते हैं। यहाँ से ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। तो हमने ऐसे ही यहाँ पे लिखा है, और ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है। डिफरेंशियल फॉर्म ने मिस लिया, सिमिलरली अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड दिस और दिस वी गेट दिस। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लेकिन अब ये होता कैसे, चलिए मान लीजिए कोई कन्फ्यूजन ना आ जाए, उसके लिए मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है आगे। हमने ये मेरा इंटीग्रल फॉर्म है सेकेंड लॉ का। अब हम इस पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल बी डी एस, ये वॉल्यूम इंटीग्रल में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी डी वी। अब ये क्वांटिटी हमारी 0 है, यहाँ पे यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी डी वी इक्वल टू 0, हमारे पास सिंपली आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल फॉर्म है हमारे मैक्सवेल के सेकेंड लॉ का। तो चलिए अब फैराडे लॉ को देख लेते हैं। अभी फैराडेज लॉ का जो भी डिफरेंशियल फॉर्म है उसके इंटीग्रल फॉर्म से कैसे आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो भी इंटीग्रल फॉर्म है उसका क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एस यूजिंग स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि स्टोक थ्योरम आपका सरफेस इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने का एक मेथड है, जिससे आप किसी भी क्लोज्ड इंटीग्रल को आप सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो इस स्टोक थ्योरम का जो रूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि क्लोज सरफेस ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ये कर्ल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस। अब इस आइडेंटिटी को हम इस आइडेंटिटी से यूज़ कर ले, इस दोनों को यूज़ कर लेते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ये और ये दोनों इक्वल आएगा। कैसे देखिए, ये देखिए सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी, ये सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एस। यहाँ से आप इस चीज़ को इधर ले आएंगे हम इस टर्म को, तो यहाँ पे आएगा कर्ल ऑफ वेक्टर बी प्लस डेल अपॉन डेल टी वेक्टर बी डी एस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई, कर्ल ऑफ वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी। ये हमारा जो है वो मैक्सवेल का थर्ड लॉ है मैक्सवेल का, और उस मैक्सवेल की थर्ड लॉ का ये डिफरेंशियल फॉर्म है जो कि हमने इंटीग्रल फॉर्म से यहाँ पे लाया और स्टोक्स थ्योरम की मदद से। तो चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशंस के डिफरेंशियल फॉर्म को डिराइव करने के लिए। यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ मैंने लिखा, इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल वेक्टर जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी डी एस। अब इसमें हम स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे। स्टोक्स थ्योरम हमारे पास यही है, सरफेस इंटीग्रल, ये हमारा जो क्लोज इंटीग्रल है इसमें चेंज हो जाएगा, तो सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एस इक्वल टू क्लोज सरफेस वेक्टर बी डी एल। हम इस वैल्यू को, इस क्वांटिटी को, जो वैल्यू आई है इसकी यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये
इज इक्वल टू दिस वन। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको यहाँ तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन में जब वैल्यू रखेंगे और उसके बाद से देखेंगे आपको मिलेगा क्या, कर्ल ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट वेक्टर जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी। ये आपका मैक्सवेल का फोर्थ लॉ है जिसको आप मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कहते हैं, जिसको मैक्सवेल सर ने मॉडिफाइड किया था। तो आपने देखा मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल के चारों इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसका इंटीग्रल फॉर्म में और डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और हम मैक्सवेल के इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस नियम को यूज़ करते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों में लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा।